Good morning, all of you. Let's start lecture 2, class 7, chapter number 2. ये lecture सेकेंड है, चैप्टर नंबर 2 है. प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने राष्ट्रकूट डेंसिटी और पलास डेंसिटी और गुर्जर प्रतिहार इन सब के बारे में पढ़ा. आज आप लोग देखेंगे इस लेक्चर में पेज नंबर 12 में है द चौहान डेंसिटी के बारे में. The Chauhan or Chamman dynasty of Ajmer was established in the 11th century CE. चौहान को चम्मान भी बोला जाता था उस टाइम. जो चौहान डेंसिटी थी, चौहान वंश था, उनकी स्थापना अजमेर में हुई इन 11th century CE, 11वीं शताब्दी में. बिफोर इस्टेब्लिशिंग दियर डेंसिटी, अपने वंश की स्थापना के पूर्व, द चौहान्स वेयर वॉसल ऑफ गुर्जर प्रतिहार्स. चौहान्स जो थे ये लोग गुर्जर प्रतिहार के जागीरदार हुआ करते थे. वॉजल्स मीन्स होता है जागीरदार. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स ऑफ द चौहान डेंसिटी वॉज विग्रहराज हु कैप्चर्ड चित्तौड़. चौहान वंश का एक बहुत महान शासक था जिसका नाम था विग्रहराज, जिसने क्या किया, हु कैप्चर्ड चित्तौड़, जिसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था. पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट फेमस Chauhan ruler, ascended the throne of Ajmer in 1177 CE. पृथ्वीराज चौहान, द मोस्ट फेमस चौहान रूलर, जो एक बहुत प्रसिद्ध चौहान शासक थे, ascended the throne of Ajmer in 1177 CE. 1177 में अजमेर में वो शासन पर बैठे, मीन्स आप लोग कह सकते हैं सिंहासन पर बैठे. He followed a vigorous policy of expansion, wherein his most famous expedition was against the Chandels and Bundelkhand. उन्होंने प्रबल पद्धति का विस्तार किया और was against the Chandels of Bundelkhand. वे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा जानकारी में है कि उन्होंने बुंदेलखंड के जो चंदेल थे उनके अगेंस्ट वो थे, उनके विरुद्ध थे. द इवेंट्स ऑफ पृथ्वीराज राइन हैव आल्सो बीन डिस्क्राइब्ड इन पृथ्वीराज रासो. जो पृथ्वीराज के जीवन की घटनाएं हैं, पृथ्वीराज के बारे में जो भी चीज़ें हैं उसका वर्णन एक किताब है पृथ्वीराज रासो, उसमें वर्णित है वो, मतलब उनका जीवन जो है, जीवन के बारे में वर्णन किया गया है पृथ्वीराज रासो में. कंपोज्ड बाय हिज ओन कोर्ट पोएट चंद्रबर दाई, और जो लिखी गई है उनके खुद के दरबार के कवि हैं चंद्रबर दाई, उनके द्वारा, चंद्रबर दाई के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में सारी चीज़ें वर्णित हैं. पृथ्वीराज चौहान वॉज एंगेज्ड in the first and the second battles of Tarain against Muhammad Ghori in 1191 CE and 1192 CE respectively. पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध दोनों लड़ा. कब 1191 में और 1192 में, मतलब 2 सालों के एकदम निरंतर रूप से, कि मतलब वो लोग पहले एक साल 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, और फिर दूसरे ही साल 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ. ही वॉज डिफीटेड, वह हार गए, एंड इम्प्रिजन्ड आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद उनको बंदी बना लिया गया. आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, केंद्रीय प्रशासन कैसा था. कई चीज़ें यहाँ दिखाई गई हैं कि जब राजा हुआ करते थे तो वो लोग कैसे रहते थे, मिनिस्टर्स होते थे, मंत्री, तो, और द टेरेटरी जब प्रांतीय व्यवस्था थी तो उन लोगों की कैसी कैसी व्यवस्थाएं थी, सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक जो समय था, किस किस तरह से इन तीनों चीज़ों के बारे में ये लोग करते थे, अपने अपने अधिकारी को वहाँ पे रख के कैसे कैसे क्रिया होती थी. पहले देखेंगे हम लोग किस तरह से राजा प्रशासन चलाता था. द किंग वॉज द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. प्रशासन का सर्वोपरि होता था राजा. ही वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी एंड द हेड ऑफ जस्टिस सिस्टम.
पूरे जो न्याय पद्धति थी उसका मुखिया, और सभी जो सेनाएं थे उसकी उनका मुखिया राजा हुआ करता था। मतलब न्याय पद्धति और सैन्य पद्धति, मतलब न्याय से रिलेटेड जो चीज़ें होती थी वो सारी राजा देखता था, और सैन्य बल, सेना से मतलब जो चीज़ें संबंधित होती थी या फिर सेना की पूरी जिम्मेदारी जो होती थी वो राजा की ही होती थी। हिज पोजीशन वॉज हेरिडेटरी ऑल द रूल्स ऑफ सक्सेशन वर नॉट फिक्स्ड। उसकी जो पोजीशन थी, स्थिति होती थी, यह वंशानुगत होती थी। यद्यपि रूल्स ऑफ सक्सेशन वर नॉट फिक्स्ड, अधिकार करने का, उत्तराधिकार का जो नियम था शासन का वह नहीं निश्चित था, लेकिन उन लोगों की वंशानुगत स्थिति जो थी, पोजीशन जो थी वह निश्चित थी। ही यूज्ड टाइटल्स सच एज महाराजाधिराज एंड चक्रवर्ती। वे लोग राजा लोग जो होते थे वो लोग टाइटल रखते थे अपने नाम पे, मतलब उनको कहा जाता था जैसे महाराजाधिराज या फिर चक्रवर्ती। ही हैड टू कॉन्टेंड विद द पावर ऑफ अदर सामंत्स। उन्हें कई अन्य सामंती शक्तियों से भी संघर्ष करना पड़ता था। अब देखेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्रीज़। जो मंत्रालय होता है उसमें कैसा प्रशासन होता है। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज द किंग। मंत्रिपरिषद होती है, उसमें क्या होता है, राजा को सलाह देते हैं मंत्री जो होते हैं। द महामंत्री प्राइम मिनिस्टर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो मंत्रिपरिषद में महामंत्री होता है वो प्रधानमंत्री कहलाता था। वॉज द इम्पॉर्टेंट, और वह सबसे महत्वपूर्ण होता था। अदर मिनिस्टर्स वर अशाखा पटालिका, अक्षा पटालिका लिखा है, अक्षा पटालिका। रेवेन्यू मिनिस्टर्स, और जो अन्य मंत्री होते थे सबके मतलब टाइटल दिया गया था, उनको क्या क्या कहा जाता था। जैसे आज प्रधानमंत्री हैं अपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर, उनको उस टाइम प्राइम मिनिस्टर को महामंत्री बोला जाता था। और जो रेवेन्यू मिनिस्टर होते थे, जो कर वगैरह वसूलते थे, उन कर वसूलने वाले जो मिनिस्टर होते थे, मंत्री होते थे, उनको कहा जाता था अक्षपटालिका। ठीक। सांधी विग्रहिका फॉरेन मिनिस्टर। और जो विदेश मंत्री हुआ करते थे उन लोगों को सांधी या विग्रहिका कहा जाता था। सांधी विग्रहिका विदेश मंत्री को। और महाप्रतिहारा किसको कहा जाता था, गार्ड ऑफ द रॉयल पैलेस। जो राजमहल के सुरक्षाकर्मी होते थे, उनके जो मुखिया होते थे, उनके जो मंत्री होते थे, उनको क्या कहा जाता था, महाप्रतिहारा। राजपुरोहिता, और राजपुरोहित कहलाते थे कौन, रॉयल प्रीस्ट। जो संत महात्मा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, राजपुरोहिता, राजपुरोहित। एंड महासेनापति, और महासेनापति होते थे। महासेनापति किसको कहा जाता था, कमांडर ऑफ द आर्मी। जो सेना का सेनापति होता था उसे क्या कहा जाता था, महासेनापति। अब देखेंगे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स वर मेंटेन। इन्फेंट्री मतलब होता है पैदल सेना, और कैवेलरी मतलब होता है अश्वरोही। अश्वरोही जो घोड़े वाली सेना होती है, घोड़े से जो लोग सेना जिनकी रहती है। तो पैदल सेना या अश्व सेना जो थी, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स, और जो युद्ध करने वाले जो हाथी होते थे, वर मेंटेन। इनमें मतलब ये लोग उनको मेंटेन करते थे। द पालाज हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वॉर एलिफेंट्स। जो पाल डेंसिटी थी, पालाओं के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में युद्ध करने वाले हाथी थे। द गुर्जर प्रतिहाराज हैड द फाइनेस्ट कैवेलरी। और जो गुर्जर प्रतिहार थे, इन लोगों के पास अश्वरोही सेना सर्वाधिक थी, बहुत ज़्यादा थी। द राष्ट्रकूटाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्स गैरिजन बाय स्पेशल ट्रुप्स। फोर्ट्स गैरिजन मतलब होता है सैन्य दुर्ग, जैसे किले बना करके उसमें सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं, जैसे अकबर लोग किया करते थे। ये राष्ट्रकूट वंश में था कि वो लोग सैन्य दुर्ग बना के उसमें अपने सैनिकों का समूह रखते थे, जिससे वो लोग अपने कंट्री को, अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखते थे। द विलेज
अब देखेंगे विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक आप लोगों ने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देखी, कैसे कैसे उन लोगों के पास सैन्य बल थे। अब देखेंगे विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, गांव और कस्बों का जो प्रशासन था वो लोग कैसे अपने गांव को संयमित और नियमित रखते थे और कस्बों को। द विलेज वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेशन हेडेड बाय द ग्रामपति हु वॉज ऑल्सो द अकाउंटेंट। गांव में जो प्रशासन की व्यवस्था जो संभालते थे उनको ग्रामपति कहा जाता था। जैसे अब प्रधान होते हैं उनको ग्रामपति कहा जाता था, और वही जो अकाउंट का काम भी सारा देखते थे। जैसे गांव में आजकल आप लोग देखते हैं कि पैसे कलेक्ट करके हम लोग, जैसे भगवान वगैरह वगैरह में, मंदिर वगैरह में पूजा होती है, गांव समाज की सब लोग मिला के गांव वाले करते हैं, और सारी कई चीज़ें हैं जो गांव से रिलेटेड होती थी, तो वो सब कौन देखता था? ग्रामपति। Along with him, village committees looked after local schools, roads, water tanks, temples and so on. और जो विलेज की, गांव की एक कमेटी होती थी, वो लोग किस चीज़ की देखभाल करते थे? जैसे गांव के जो स्कूल होते थे, रोड्स सड़कें होती थी, वाटर टैंक्स पानी के टैंक जो होते थे, टेम्पल्स और मंदिर होती थी। इन सारी चीज़ों की देखभाल जो गांव की कमेटी होती थी वो करती थी। द टाउन्स, लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ वर एड्रेस्ड बाय द कोतवाल। कस्बे जो होते थे, कस्बों में कोतवाल के द्वारा जो लॉ और ऑर्डर बनते थे वो इशू किए जाते थे, उन्हें प्रस्तुत किया जाता था कोतवाल के द्वारा। नियम कानून जो बनते थे वो कोतवाल के द्वारा ही बनाया जाता था, उन्हीं के द्वारा इशू किया जाता था उसे। टाउन कमेटीज़ एंड हेड ऑफ ट्रेड गिल्ड्स टुक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। कस्बों की जो कमेटी होती थी, हेड ऑफ ट्रेड गिल्ड्स, गिल्ड्स मतलब होता है संघ, ठीक, संघ, एक संघ बना करके वो लोग पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन करते थे। एक मतलब मंडली बनाते थे, संघ बनाते थे, जिसमें जैसे पोस्ट दी जाती है दे के, तो वही उनकी कमेटी होती थी, तो उससे वो लोग सारा कार्यभार देखते थे। अब देखेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक, इन लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था? द सोसाइटी, समाज। द कास्ट सिस्टम वॉज द बेसिस ऑफ द सोशल लाइफ। उस समय सामाजिक जीवन का एक आधार था क्या? जाति। कास्ट सिस्टम, जाति का, जाति की जो पद्धति थी कि ये वर्ग हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इन तरह का इन लोगों का अलग अलग काम होता था, तो सबको अलग अलग चीज़ें सौंप दी जाती थी। द ब्राह्मण्स एंड द राजपूत्स क्षत्रियाज हैड द हाईएस्ट पोजीशन। जो ब्राह्मण और राजपूत होते थे, राजपूत में क्षत्रिय जो होते थे, इन लोगों को हाईएस्ट पोजीशन मिलता था, ऊंचा स्थान मिलता था। द वैश्याज ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। और जो वैश्य होते थे उन्हें, वो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे अथवा व्यापारी होते थे। वो टुक पार्ट इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। और वो लोग भी प्रशासन में स्थान लेते थे, उनका भी स्थानीय प्रशासन में भाग होता था। द इकोनॉमी, जो आर्थिक चीज़ें थी वो कैसी थी? एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, मुख्य व्यवसाय था, वो था ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर, खेती करना। द ट्रेड रिलेशंस विद चाइना, साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड फ्लरिस्ड। व्यापार करने का जो संबंध था विद चाइना, साउथ ईस्ट एशिया, इन सारे देशों के साथ हुआ करता था। जैसे चाइना है, साउथ ईस्ट एशिया है, एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, और मतलब पूरे पश्चिमी संसार में, पश्चिमी जितनी कंट्रीज़ हैं सबके साथ। द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वर स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड प्रीसियस स्टोन्स। और जो मुख्य आइटम्स होते थे जिनका निर्यात किया जाता था वे कौन कौन से थे? स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल्स, वस्त्र उद्योग, एंड प्रीसियस स्टोन्स, और बहुमूल्य पत्थर। द मेन इम्पोर्ट्स कंप्राइज्ड हॉर्सेस, प्रीसियस मेटल्स एंड स्टोन्स। और जो मेन मुख्य जो आयात करने की चीज़ें थी वो क्या क्या थी? हॉर्सेस, घोड़े, प्रीसियस मेटल्स एंड स्टोन्स, बहुमूल्य धातुएं अथवा पत्थर और पत्थर। मर्चेंट्स ऑपरेटेड थ्रू गिल्ड्स नोन एज श्रीन्स। जो व्यापारी होते थे वो लोग भी क्या करते थे? जो उनकी सैन्य कार्रवाई होती थी, मतलब सैनिकों के जैसा, वो लोग भी एक बनाते थे समूह, जिसे गिल्ड्स कहा जाता था। जैसे हिंदी में मंडली आप लोग कह सकते हैं, उसे श्राइन्स भी कहते हैं, श्रीन्स।
श्रेणीज मतलब होता है मंडली, इसका मतलब मंडली भी वो लोग भी मंडली बनाते थे। द चीफ्स ऑफ गिल्ड्स कॉल्ड श्रेष्ठिन्स ऑक्युपाइड इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। द चीफ्स ऑफ गिल्ड्स, ये जो मंडलियों का जो मुखिया होता था, जो इस मंडली के मुख्य होते थे, उनको श्रेष्ठिन्स कहा जाता था। जैसे मंडली को श्रेणिस कहा जाता था, उसी तरह इनको श्रेष्ठिन्स कहा जाता था। ऑक्युपाइड इम्पॉर्टेंट पोस्ट इन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्हें एक महत्वपूर्ण स्थान मिलता था, पोस्ट मिलती थी इन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, शहर के प्रशासन में। द ब्राह्मण्स एंड द लर्नड men were often given the land as well as the right to collect the revenue from the land। जो ब्राह्मण होते थे या फिर एंड द लर्न मैन, और जो विद्वान लोग होते थे जिन्हें ज्ञान होता था, वर ऑफन गिवन द लैंड, उन्हें भूमि दी जाती थी, एज वेल एज द राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, और उन्हें कर लेने का अधिकार होता था, दिया जाता था, फ्रॉम द लैंड, भूमि का। मतलब जो पढ़े लिखे लोग होते थे, ब्राह्मण होते थे, उन्हें लोगों से कर लेने, ज़मीन के लिए कर लेने का अधिकार था। सच ग्रांट्स वर कॉल्ड अग्रहर और ब्रह्मदेया। इस तरह से उन लोगों को मंजूरी होती थी, सच ग्रांट्स वर, और उन लोगों को क्या कहा जाता था, कॉल्ड अग्रहरा, उनको अग्रहरा या फिर ब्रह्मदेया कहा जाता था। The Brahmans had no further obligations to the king। जो ब्राह्मण होते थे उनको राजा के लिए कोई दायित्व नहीं होता था कि राजा को ये चीज़ देनी है, ये पहुंचाना है, ये सब कुछ नहीं होता था। They and their families could live comfortably of the revenue of the land। They and their families, वे और उनके परिवार could live, जीवन यापन करते थे, कंफर्टेबली ऑफ द रेवेन्यू ऑफ लैंड, भूमि कर से मुक्त होकर, मतलब उन लोगों को भूमि का कर नहीं देना होता था। द तुर्किश इन्वेंशंस, अब तुर्कों के आक्रमण के बारे में आप पढ़ेंगे कि तुर्क, अभी आप लोगों ने अभी तक डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ा, अब आप लोग पढ़ेंगे आक्रमण होता है। तुर्क जो हैं वो आक्रमण करते हैं। सबसे पहले द गजनवीज, महमूद ऑफ गजनी 998 to 1030 CE was a Turkish conqueror who established his empire in Ghazni, present day अफ़गानिस्तान। जो गजनी का महमूद था वो 998 से 1030 ईस्वी में was a Turkish कॉन्करर मतलब होता है विजेता, हु एस्टेब्लिश्ड एम्पायर इन गजनी, जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, प्रेजेंट अफ़गानिस्तान, जो कि इस समय अफ़गानिस्तान में है। ही रेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1001 एंड 1027 CE एट प्लेसेस लाइक पंजाब, मथुरा, मुल्तान एंड थानेश्वर। उसने क्या किया था, 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, चढ़ाई की थी। 1001 से 1027 के बीच में, ईस्वी के बीच में उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। जैसे कुछ प्लेस ऐसे हैं जैसे पंजाब, मथुरा, मुल्तान एंड थानेश्वर, इन जगहों पे उसने 1001 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। हिज मोस्ट डेयरिंग रेड्स वर एट कन्नौज इन 118 CE। उसकी जो सबसे साहसिक या फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल जो चढ़ाई थी, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जिसे हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं, वो 1018 में थी, जो उसने कन्नौज पे की, कन्नौज पे जो चढ़ाई की 1018 में। एंड सोमनाथ इन 125, और सोमनाथ मंदिर पे 1025 में। सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी जो है वो लूट के लेके चला जाता है। महमूद डिड नॉट विश टू रूल ओवर इंडिया। महमूद गजनवी जो है वो भारत पर शासन करना नहीं चाहता था। ही प्लंडर्ड इंडिया
एंड कैरीड अवे वेल्थ आर्टिजन्स एंड लर्न मैन। वह क्या चाहता कि भारत से वो बहुत सारी धन संपदा उठा ले जाए, अस्त्र वगैरह अस्त्र शस्त्र उठा ले जाएं, एंड लर्न मैन, और जो बुद्धिमान लोग हैं यहाँ के वो उसको यहाँ से उठा ले जाना चाहता था। महमूद वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रीबर्थ ऑफ ईरानियन कल्चर। महमूद जो था ईरानी संस्कृति के बारे में, महमूद वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद द रीबर्थ ऑफ ईरानियन कल्चर। वह ईरानी कल्चर से संबंधित था, मतलब ईरानी कल्चर को मानता था, आप लोग कह सकते हैं। विद द वेल्थ टेकन फ्रॉम इंडिया ही डेकोरेटेड द पैलेस, और जो चीज़ें, जो धन संपदाएँ वो यहाँ से ले गया भारत से। ही डेकोरेटेड द पैलेसेस, उसने अपने महल को सजाया, महलों को सजाया, मॉस्क्वेस और मस्जिदों को, एंड टॉम्स इन गजनी, और गजनी के टॉम्स को, गजनी में टॉम्स को। मैनी स्कॉलर्स रिजाइडेड एट हिज कोर्ट, और बहुत से विद्वान भी हुए उसके कोर्ट में, जो यहाँ से गए भारत से, जिन्हें वो ले गया। एमंग देम फिरदौसी, और उनमें से एक थे फिरदौसी, द ऑथर ऑफ शाहनामा, द बायोग्राफी ऑफ महमूद, महमूद की बायोग्राफी आत्मकथा को लिखा, जो शाहनामा किताब थी, शाहनामा में उसे किसने लिखा? फिरदौसी ने। वॉज द मोस्ट फेमस, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए। महमूद्स अटैक वर डिवास्टेटिंग इन नेचर एज दे शोड द वीकनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग किंगडम्स एंड पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर इन्वेजन्स। महमूद गजनवी का जो आक्रमण किया भारत पर, उससे उसने भारत को कमज़ोर भी बनाया, उनके राज्यों को, और क्या किया उसने, भविष्य के लिए आक्रमणकारियों की जो रास्ता था उसको खोल दिया। मीन्स उसने बहुत सारी 17 बार आक्रमण वो जब किया था, तो उसको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी हो गई थी अबाउट द इंडिया, भारत के बारे में। मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। अब क्या होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ascended the throne of Ghazni in 1173। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है गजनी के सिंहासन पर बैठे 1173 ईस्वी में। ही कॉन्कर्ड मुल्तान इन रूट टू दिल्ली एंड गंगेटिक वैली एंड मेड पंजाब हिज बेस। उन्होंने गंगा जी की किनारे की जो घाटियाँ थी उन्हें गंगेटिक वैली कहा जा रहा है, एंड दिल्ली और दिल्ली से मुल्तान एंड रूट टू। कॉन्कर्ड मीन्स क्या होता है, विजय प्राप्त करना। उसने विजय प्राप्त की दिल्ली से गंगेटिक वैली तक, एंड मेड पंजाब हिज बेस, और पंजाब को अपना बेस बनाया। अराउंड दिस टाइम, इसी समय लगभग, पृथ्वीराज चौहान ascended the throne of अजमेर, defeated the चंदेलाज एंड occupied दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल्स को हरा दिया और दिल्ली को कब्जे में ले लिया, और वहाँ के वो सिंहासन पर बैठ गए। मोहम्मद गोरी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ पृथ्वीराज चौहान। अब मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या होता है, संघर्ष होता है, शुरू हो जाता है। बोथ डिज़ायरिंग द कंट्रोल ऑफ द गंगेटिक वैली एंड पंजाब, क्योंकि दोनों चाहने लगते हैं जो गंगेटिक वैली थी वहाँ पर और पंजाब में कंट्रोल पा जाना, कि पूरे तरीके से वो लोग वहाँ पर शासन करना चाहते थे। द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 CE वॉज वॉन बाय पृथ्वीराज चौहान। जो प्रथम तराइन का युद्ध हुआ 1191 में, उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। एंड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 CE led to Muhammad Ghori's victory and his control over Delhi, बिहार, बंगाल एंड द गंगा यमुना दोआब। और जो दूसरा सेकेंड बैटल ऑफ तराइन हुआ, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, उसमें लेड टू मोहम्मद गोरीज़ विक्ट्री, उसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। एंड हिज़ कंट्रोल ओवर दिल्ली, और उसका दिल्ली पर कंट्रोल हो गया, उसका आधिपत्य हो गया।
बिहार, बंगाल एंड द गंगा यमुना दोआब, और गंगा यमुना में भी, गंगा यमुना पर भी और बिहार और बंगाल पर भी मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। आफ्टर द बैटल्स ऑफ तराइन, मोहम्मद गोरी रिटर्न टू गजनी, leaving the control of his Indian territory in the hands of his trusted slave कुतुबुद्दीन ऐबक। आफ्टर द बैटल्स ऑफ तराइन, तराइन के युद्ध के बाद, तराइन का जो दोनों युद्ध जो था वो समाप्त हो गया, उसके बाद मोहम्मद गोरी गजनी वापस लौटा, रिटर्न टू गजनी, गजनी वापस लौटा, लीविंग द कंट्रोल ऑफ हिज इंडियन टेरिटरी, जो उसका कंट्रोल था भारतीय प्रांतों पर, उसको छोड़कर, और छोड़ा किस पर, इन द हैंड्स ऑफ हिज ट्रस्टेड स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, जो अपना कंट्रोल था उसके हाथ में भारत के प्रांतों पर, उसे उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप कर वह क्या किया, उसने गजनी वापस वह चला गया। तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रांतों पर अपने शासन को जो है ट्रांसफ़र कर दिया, आप लोग कह सकते हैं एक तरीके से। उसने अपने, जो उसका एक ट्रस्टेड स्लेव था, जिस पे विश्वास पात्र गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके हाथ पे भारत का कंट्रोल सौंप कर वह अपने गजनी चला गया, वापस चला गया। द केस स्टडी, द चोलाज। द चोलाज रूल्ड इन साउथ इंडिया बिटवीन 800 CE एंड 1200 CE। चोलाओं ने चोल वंश था, ठीक। दिस इज आल्सो अ डेंसिटी। The Cholas ruled in South India between 800 CE and 1200 CE। चोलों ने उत्तर भारत पर लगभग 800 से 1200 ईस्वी के मध्य शासन किया। The founder of empire was विजयालय, who was initially a feudatory of the Pallavas। जो इस साम्राज्य के संस्थापक थे उनका नाम था विजयालय, और वो आंतरिक रूप से फेडेटरी ऑफ द पल्लवाज, वो पल्लव वंश के सामंत थे, आप लोग कह सकते हैं। विजयालय बिल्ट द कैपिटल टाउन ऑफ तंजावर, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स। विजयालय ने बनवाया द कैपिटल टाउन ऑफ तंजावर, एक तंजौर को बनाया राजधानी इन्होंने, अ ब्यूटीफुल सिटी ऑफ टेम्पल्स, और जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर मंदिरें होती थी, ऐसे शहर को उसने बनवाया। द ग्लोरी ऑफ द चोला डेंसिटी इज़ इन लार्ज मीजर एट्रीब्यूट टू राजा चोला एंड राजा चोला एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट। इससे क्या हुआ, चोल डेंसिटी जो थी, द ग्लोरी ऑफ द चोल डेंसिटी इज़, जो चोल डेंसिटी की का यश था, उसकी कीर्ति थी, इन लार्ज मीज़र, वह बहुत बढ़ी, एट्रीब्यूट टू राजा चोला फर्स्ट, किनके द्वारा, राजा चोला फर्स्ट के द्वारा, एंड राजेंद्र चोला फर्स्ट, और राजेंद्र चोला फर्स्ट। मतलब चोल डेंसिटी के राजा चोला फर्स्ट जो थे ये, और राजेंद्र चोला फर्स्ट, ये दोनों लोग सबसे महान राजा शायद हुए, इसीलिए इन्होंने अपने वंश की कीर्ति बढ़ाई। तो राजेंद्र चोला फर्स्ट, द एक्सपेंशनिस्ट मतलब होता है, एक्सपेंशनिस्ट मतलब होता है विस्तारवादी। पॉलिसीज ऑफ राजा चोला फर्स्ट लेड हिम टू डिफीट द चेरस, द पांड्याज, द गंगा डेंसिटी इन कर्नाटका एंड चालुक्याज ऑफ वेंगी। जो विस्तारवादी पद्धति थी राजा चोला फर्स्ट की, उसके लिए उसके दौरान उन्होंने क्या किया, डिफीट, हराया, लेड हिम टू डिफीट, नेतृत्व करते हुए हराया, कहाँ, किसको, चेराज को, पांड्याज को, गंगा डेंसिटी को, गंग डेंसिटी, गंग वंश को, चेराज, पांड्य, गंग, ये सारे डेंसिटीज़ के नाम हैं। इन कर्नाटक में, एंड चालुक्याज ऑफ वेंगी, और वेंगी के चालुक्यों को। दीज आर द नेम्स ऑफ डेंसिटीज़, जितने भी हैं, पांड्य, गंग, चालुक्य, ये सब वंश के नाम हैं। ही एनेक्स्ड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, उसने उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया, श्रीलंका के उत्तरी भाग को हड़प लिया।
एंड मालदीव्स आइसलैंड टू हिज एम्पायर, और मालदीव्स का जो आइसलैंड था, द्वीप था, उसे भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। हिज किंगडम वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइन्स ऑफ एफिशिएंसी बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। उसका जो राज्य था वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द लाइन्स ऑफ एफिशिएंसी बोथ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। मीन्स उसने जो आर्थिक और सैन्य उसकी जो कार्य क्षमता थी उसको उसने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया, बढ़ाया। अब आप लोग ये इसके आगे सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे राजेंद्र चोला फर्स्ट के बारे में। अभी तक आप लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं, चौहान वंश और इनके बारे में, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, विलेज एंड टाउन एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, इन सारी चीज़ों में जितनी डेंसिटीज़ के बारे में पढ़ा आप लोगों ने, जैसे गजनवी जो इन्वेशंस थे, आक्रमणकारी थे, आक्रमण जो जिन लोगों ने किया उनके बारे में। तो अगर प्रीवियस लेक्चर में और इस लेक्चर में किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को होगी तो आप लोग अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 8576879375 पर पूछिएगा। और इस तरह से ये आपका सेकंड लेक्चर था, और इसके आगे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा लेक्चर थर्ड में। थैंक यू।